हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा यूनिट 10। यूनिट 10 में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में बेसिक अगर देखा जाए तो टोटल इसमें जो है 7 पॉइंट है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें आपका, इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। अर्थात इसमें कह रहा है कि संस्थागत जो आपका एजुकेशन सीखने की पद्धति थी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था भारत में, प्राचीन काल में भारत में वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, वो संस्था किस प्रकार के एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी, और उसको हम दूसरा इसमें एक और बात करेंगे। एक ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट था, एक हेथोडॉक्स कॉन्सेप्ट था। ऑर्थोडॉक्स में जो इसमें आप पढ़ेंगे गुरुकुल एजुकेशन पद्धति क्या थी, हेथोडॉक्स में क्या था जिसमें साइंटिफिक और तार्किक चीजें पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में जिसमें आर्यों का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इन लोगों ने ऋग्वेद लिखा, यजुर्वेद लिखा, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थात ऋग्वेदिक पीरियड होता था जो ये 7वीं 8वीं शताब्दी में मध्य एशिया से भारत में आते हैं और अपना एक कॉन्सेप्ट, अपना विचार वो भारत में देते हैं। दूसरा इसमें लिखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बाद इस वर्ण व्यवस्था बनाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनका अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट। हेथोडॉक्स कॉन्सेप्ट इसमें दूसरा होता है, जिसमें था नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, जगदाला, तक्षशिला, ऐसे जो बहुत सी यूनिवर्सिटी थे जो आज खुदाई करके पता चला कि यहाँ पर भारत की प्राचीन काल की विश्वविद्यालय थी। वही जो विश्वविद्यालय थी उसमें क्या पढ़ाया जाता था और किन्होंने इसकी स्थापना किया था। कोई बोलता है इसको गुप्ता पीरियड काल में बनाया गया, कोई बोलता है चंद्रगुप्ता, सबका अपना अपना विचार देते हैं। बट उसमें कार्बन डेटिंग से जब डेट निकाला गया पता चला कि गुप्ता पीरियड काल में काफी संस्थाएं बनाई गई थी, और ये संस्थाएं जो थी ये पूरे प्रकार से नास्तिक रूप में होते थे, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये बेसिक चीजें होता है इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन काल के अगर हम चीजें पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा। दोनों के एक करके अगर आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कौन किसका जो है कौन पार्ट है और ये किसका किसका पार्ट है। दोनों हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है आपका प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री एजुकेशन क्या था, जब भारत में अंग्रेज लोग आते हैं, आपको पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेज लोग भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद इन लोग अपनी अलग अलग किले बनाना, बंदीकरण करना, अपना व्यापार करना। तो धीरे धीरे भारत की जब पॉलिटिक्स समझ गए कि यहाँ तो लोग काफ़ी धर्म, काफ़ी जाति, कभी भाषा में बटे हैं, तो यहाँ की चीज़ों को समझते हुए उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना होती है। उस एक्ट जो कंपनी आई थी, उस कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर रूल और रेगुलेशन, नए नए एक्ट्स बनाने लगे, पीट्स इंडिया एक्ट बनाने लग गया। अब आप देखिए धीरे धीरे भारत जो अपनी छवि बनाते 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 यहाँ के आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सबको क्या कर लिया, पकड़ लिया, कैप्चर्ड कर लिया। उसके बाद भारत में ही उसने अपना एजुकेशन एक पॉलिसी लेके आता है जिसको बोलते हैं चार्टर्ड एक्ट। इस चार्टर्ड एक्ट जो आपका एजुकेशन आता है 1813 के लगभग बीच आती है। 1 लाख रुपए इसमें खर्च करते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है प्री एजुकेशन की बात। थोड़ा सा एक ब्रीफ में बात करते हैं दोस्तों। उनका मेन मकसद था कि जो भारत के लोग हैं ये तो दिखने में तो इंडियन है, लेकिन इनको जो है इनके हाव भाव से पूरा बना देंगे ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कैसे भाई, वो बात करेंगे अंग्रेजी में, काम करेंगे अंग्रेजी में, तो सारी चीज क्या होगा, रहेंगे तो बाहर से इंडियन लेकिन अंदर से बने रहेंगे अंग्रेज। आज प्रेजेंट टाइम में देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, सूट बूट पहनना, टाई लगाना, बातें अलग तरीके से, हाय हेलो हाउ डू यू डू, नहीं नहीं आजकल देखिए क्या चीजें हो गई। ये उन्हीं का देन है, अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। बट क्या उनका जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने पूरा किया, आज चीजें वो दिख रही है। तो उसको बोलते हैं प्री एजुकेशन, मतलब 1947 से पहले और जितनी एजुकेशन बेसिक पद्धति बनी, जितना कॉन्सेप्ट लाया गया, उनका मेन मकसद था भारत में एजुकेशन देने का। ये नहीं कि आप लोगों को शिक्षित करना था, उनका मेन मकसद था इन लोगों को पढ़ा के, और जब इनके दिमाग में ऐसा डाटा फीड करेंगे, ऐसा विचार प्रकट करेंगे तो हमारे लिए ही काम करेंगे।
उसके बाद 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उस वक्त हमारे देश के महापुरुषों ने देश के बारे में सोचना शुरू किया। जो नई नई कमेटी, नई नई कमीशन आना शुरू हुआ, जैसे आप देखते होंगे राधा कृष्ण कमेटी या राधा कोठारी कमेटी। ये बेसिक चीज़ें क्या था, देश को सुधार के लिए लाया गया कि अब हमें अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में हमारी जो प्राचीन एजुकेशन बेसिक आधार थी पद्धति, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो हर साल 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एजुकेशन में क्या हुआ, नए नए पॉलिसी आते गए, चेंज होते गए। आज भी देखिए 2020 में भी चेंज हुआ। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन, आपके एग्जाम में क्या पूछता है, कुछ संस्थाएं पूछेंगे, कुछ उसमें वेद पूछ लेगा, कुछ अंग्रेजों की पॉलिसी पूछेगा, कुछ स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी कमीशन थी, कौन सी पॉलिसी थी, कौन जो यूनिवर्सिटी को फोकस करता था, कौन सा आपका स्कूल को फोकस करता था, स्कूल जैसे 12वीं क्लास तक के बच्चों को, या कौन सा आपका यूनिवर्सिटी को फोकस करता था। ये सारी चीज़ें आपको फिल्टर करके पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक उसमें आ गया। तीसरा टॉपिक उसमें आपका आता है ओरिएंटल एजुकेशन एंड न्यू ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। ओरिएंटल मीन्स होता था ओल्ड एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट होता था, जैसे फेस टू फेस पढ़ना या गुरुकुल एजुकेशन जो होती थी, उसके बारे में बात कर रहा था। न्यू ओरिएंटल क्या हो गया कि आज बच्चों को मैथ भी पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ और उसमें साइंस भी पढ़ाओ, सारी चीज़ें पढ़ाओ, प्लस उसको आज देखिए आजकल ओपन लर्निंग कॉन्सेप्ट से भी जोड़ दिया गया है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन मेथड्स। ये आपका चीज़ें पढ़ोगे। थर्ड हो गया। फोर्थ इसमें आप पढ़ोगे स्किल्ड एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, और टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी एजुकेशन क्या है, इसके बारे में समझना है। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे आपका डॉक्टर है, सीए है, आईएएस है, आईपीएस है, ये जिस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके का एजुकेशन है, इसका योगदान क्या देश के लिए हुआ और किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट से भी पढ़ना चाहिए। दूसरा आता है स्किल्ड बेस। स्किल्ड मतलब कुशल। जैसे कोई व्यक्ति किसी को, आप देखते होंगे पहले एजुकेशन, पहले एग्रीकल्चर के बारे में लोग सिखाते थे, कारपेंटर के बारे में सिखाते थे, डिजाइनिंग कैसे दिया जैसा, कंप्यूटर के बारे में सिखाना, जो किसी बच्चे के अंदर एक कुशलता डेवलप करना। कल ये पढ़ाई करके अगर इस संस्था से निकलता है तो बेरोजगार ना हो। अगर इसको मोबाइल के बारे में सिखाया जाएगा तो कल ये मोबाइल का शॉप खोल लेगा, तो कम से कम अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा निकाल सकता है। एसी के बारे में, एसी जैसे फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, बिजली डिपार्टमेंट जो उसको बोलते हैं कि आजकल जैसे एक आईआईटी होता है, एक आईटीआई होता है, तो जो लोग आईटीआई करते थे तो उसमें क्या होता था, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन सिखाया जाता था। तो ये आपको होता है स्किल बेस्ड। एक होता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जैसे थोड़ा एडवांस लेवल आ गया। आज जैसे है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, विंडोज एक्सपी क्या है, विंडोज 19 क्या है, विंडोज 2000 क्या है, ये आपका होता है तकनीकी, टेक्निकल चीज़ें। ये बेसिक चीज़ें हो गया, आप इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें अगला आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ, मतलब एक प्रकार से मूल्यांकन होता है एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, अर्थात वैल्यू ऑफ एजुकेशन। सीधे बोल दो कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। अब जैसे आप पढ़ाई करते हो तो एनवायरनमेंट का क्या वैल्यू है, और आपने अगर एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी रखा है कि भाई पर्यावरण है, तो आसपास का अगर वातावरण आपने ठीक नहीं रखा, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो अपने आप समाज को बेहतर नहीं कर सकते, सोशल को बेहतर नहीं कर सकते, आसपास के वातावरण को ठीक नहीं कर सकते, लिविंग पार्ट या नॉन लिविंग पार्ट, जीवित आजीवित, जैसे जीवित पेड़ पौधे हैं, आजीवित मान लीजिए पर्वत है, पठार है, तो दोनों को कैसे आप सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, जो मानव के जीवन में सबसे बड़ा योगदान है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका लास्ट टॉपिक आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पॉलिसी क्या है और गवर्नेंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सी पॉलिसी जो होती गवर्नमेंट की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको देखना पड़ेगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। उसके बाद डीपीएसपी क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में पढ़ो। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान अनुसूचियाँ मीन्स शेड्यूल, और कितने इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल मीन्स कितने अनुच्छेद है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस देश से क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है, किसने पूछा, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, या आपका
फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ये हमने पूरा सिलेबस का हायर एजुकेशन के जितने टॉपिक है मैंने एक समरी तरीके से बात करके समझा। दोस्तों अब शुरू करते हैं पहला इसमें यूनिट हम बात करेंगे जो आपका है हायर एजुकेशन का पहला पॉइंट आपका इसमें है इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग एंशिएंट इंडिया। दोस्तों आप देखिए इसमें पहला पॉइंट जो हमने बात किया, यहाँ से कभी कभार दो एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसको पढ़ना तो इसको दो भागों में डिवाइड करो तब समझ। अब एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, हायर एजुकेशन और लर्निंग। ध्यान से देखिएगा, लर्निंग जो आप सीखते थे, जो पढ़ते थे प्राचीन काल में, इसका बेसिक एजुकेशन के जो आधार होते थे दो भागों में पहले डिवाइड कर लो। एक होता था आपका हेथोडॉक्स, एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स। अब देखिए बेसिक चीजें क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर प्राचीन काल को अगर पढ़ना है तो इसको पहले दो भागों में डिवाइड करिए। हेथोडॉक्स में जिसमें आते थे बेसिक जो गॉड में विश्वास नहीं रखते थे, ही कैन नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान विश्वास कर ही नहीं सकते, भगवान में कभी विश्वास नहीं करते। और ऑर्थोडॉक्स में जो गॉड में विश्वास रखते थे। तो हम दोनों को पहले समझते हैं। इनकी एजुकेशन क्या पद्धति थी, इनकी एजुकेशन की क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पद्धति थी, दोनों के अवधारणाओं को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं अब जो संस्थागत में कौन आते हैं। तो संस्थागत में अगर देखा जाए तो हेथोडॉक्स आते थे, जिसमें आप पढ़ेंगे संस्थागत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जद्दाला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें किसमें आते हैं, हेथोडॉक्स में। ऑर्थोडॉक्स में जो गॉड में विश्वास रखते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया और 10 मंडल हो गया। ये बेसिक इनका जो कॉन्सेप्ट होता था ये ऑर्थोडॉक्स में होता था, और इनका जो होता था ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। अब जो गॉड में विश्वास रखता है, ये तो गॉड में विश्वास नहीं रखते थे, कट करते हैं। ये गॉड में विश्वास रखते हैं, इनके लिए सही टिक मारते हैं। अब देखिए पहले शुरुआत करते हैं इनका। इन्होंने लगभग 5वीं बीसी के बाद, 5वीं बीसी मतलब 5 बीसी, जो 5 बीसी कॉन्सेप्ट था, यहां से ही भारत में हर एक संस्थाओं का निर्माण होना शुरू हो गया। और इनका अगर देखा जाए लगभग 7वीं या 8वीं एडी में इनकी कहानी शुरू होता है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये बीसी क्या है और एडी क्या है। बीसी में क्या होता था, बिफोर क्राइसिस, अर्थात क्राइसिस मतलब ये नहीं कि युद्ध चल रहा है। जीसस का जो जन्म हुआ था, अगर मानिए जीसस का जन्म हुआ 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर मानिए सन था उस वक्त जो भी है, 7वीं या 8वीं शताब्दी जो भी है, तो उससे पहले जितनी चीजें आप पढ़ोगे उसको बोलते हैं बिफोर, और ईसा के जन्म के बाद जितना आप शताब्दी जो सन जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एडी। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं पहले भारत। तो भारत में जो था बेसिक चीज अगर देखा जाए, ऐसे मैप बना के समझाते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। तो भारत में अगर देखा जाए उस वक्त ये जो पूरा ये पाकिस्तान वगैरह ये भी जो है इसी का पार्ट होता था, इंडिया का, ये भी जुड़ा हुआ था इस वक्त। तो ये जब बीसी की बात कर रहे हैं, उस वक्त भारत में और भी ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर पूरा ये अफगानिस्तान तक का, ठीक है। तो ये जितने पूरा पोर्शन दिखता था, और भी आगे जाओगे तो यहाँ पूरा म्यांमार, बर्मा, ये सब जोड़ोगे तो ये सब आएगा।
और यहाँ ऊपर जोड़ोगे तो नेपाल वगैरह भी आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपका जो है श्रीलंका, ऐसे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितना आप देखते हो, ये पहले क्या थे, सब लोग हेथोडॉक्स में विश्वास रखते थे। हेथोडॉक्स मतलब ये नास्तिक होते थे, और ये बुद्धिज्म जैनिज्म का कॉन्सेप्ट मानते थे। किसको? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। और बुद्धिज्म को जैनिज्म को मानने वाले जो नाम आता है, जैसे मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्ता काल, गुप्ता उत्तर काल, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड, ये जो गुप्ता पीरियड था दोस्तों, इसी काल में काफी संस्थाएं बनाना शुरू हुआ। अब गुप्ता पीरियड काल आप जैसे पढ़ोगे, श्री गुप्त कौन था, घटोत्कच गुप्त, ये इनकी वंशज थे, पीड़ित डायनेस्टी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन था, कुमार गुप्त कौन था, स्कंद गुप्त कौन था, समुद्र गुप्त कौन था, ये पूरा गुप्ता पीरियड के लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, 5वीं शताब्दी में ही तो यहाँ पर एक नालंदा विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यहाँ पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे बहुत से अलग अलग सब जगह देखा जाए तो बहुत से यूनिवर्सिटी बनाए। और इस यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते थे, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये तार्किक सिखाना, लॉजिक सिखाना, योगा सिखाना, मार्शल आर्ट सिखाना, काफ़ी चीज़ें सिखाया जाता था। ये होते थे हेथोडॉक्स। और हेथोडॉक्स मतलब जो नास्तिक है। लेकिन आज का देखिए दुर्भाग्य, भारत जैसे देश में ऐसे हमारे एजुकेशन थी कि यहाँ पर लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, ध्यान सीखते थे, अपने आप को एनालिटिकल करते थे, स्वयं में इतना अपने आप में डेवलप कर लेते थे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि किसी गुरु और भी नहीं। एक बार वो पढ़ के अगर निकल जाते, कहीं भी जाते तो अलग ही अपनी एक पहचान बनाते थे। और पहचान का अपने देश में कभी भी जो कोई भारत में आता तो भारत का होके रह जाता, जो कोई भारत में आता भारत में ही हो जाता। जैसे शक आए, कुषाण आए, हुड़े आए, तो सब लोग देखिए भारत में आए और भारत के होके ही रह गए। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, बेसिक चीजें 5, 6, 7 ऐसे लगभग 5 ऐसे संस्थाएं हैं जिसका निर्माण किया। नालंदा, विक्रमशिला, जगदाला, तक्षशिला, ये बेसिक जो इनकी संस्थाएं थी, इतना जिनके बारे में खबर मिलता है। और ये संस्थाएं नहीं थी, ये यूनिवर्सिटी थी, ये इंस्टीट्यूशनल थी, इन्हीं के बारे में बात किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या सिखाया जा रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, योग, साइंस, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता था। अब आइए तक्षशिला में मेडिसिन, कैसे इलाज किया जाता, जो आजकल आप लोग सुनते हैं चरक संहिता की बुक्स। जगदाला, योगा, यहाँ योगा सिखाया जा रहा है। ऐसे जो है भारत की एजुकेशन बेसिक पद्धति थी, इसके बारे में हमें याद रखना है। तो ये हो गया आपका। पूछता नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ, जगदाला कहाँ, तक्षशिला कहाँ है, तो तक्षशिला पाकिस्तान में, नालंदा बिहार में, विक्रमशिला बिहार में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और वैसे मैप बना के जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में क्या होते थे, इसमें जब भारत में आर्य लोग आते हैं, कब आए वो, 7वीं या 8वीं शताब्दी में ही भारत में आते हैं। जैसे उस वक्त आप सोचते होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, महमूद गजनवी आ रहा है, मोहम्मद गौरी आ रहा है, वैसे ही लोग भारत में आना शुरू हुए। भारत एक ऐसी धरती थी कि जो कोई इसके बारे में सुनता, सब लोग यहाँ पर आते ही जरूर थे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की जल, यहाँ की कल्चर लोगों को अपने ओर खींचता रहता था। लोग आए, अच्छी बात, लेकिन इसमें एक ऐसे महान व्यक्ति आए जिनका नाम बोला जाता है आर्य लोग। ये भी मध्य एशिया से आते हैं, और आने के बाद भारत में बेचारे वेद लिखना इनको बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वेद में बहुत अपने आप में इतना निपुण थे, इतने ज्ञानी थे लोग, आप पूछो मत।
और इनका एजुकेशन देने का तरीका था गुरुकुल। ये गुरुकुल में एजुकेशन देते थे और ज्ञान उन्हीं को देते थे जो इनके अनुसार चलता था। इन्होंने क्या किया, बेसिक बना दिए एक, जब ऋग्वेदिक काल लिखे, ऋग्वेदिक पीरियड। अब ऋग्वेदिक पीरियड जब इन्होंने बनाया तो इनका अपना तरीके देखिए, ये आते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी एडी में और इसको दिखाते हैं बीसी में। बहुत घालमेल है, बाकी कोई बात समझ जाइए। अब बीसी दिखाएंगे उनका 10,000 साल बीसी से लेकर के अब कब तक था 1500। अब ऐसे लिख देंगे, या 1500 बीसी 1000 से लेकर 10,000, यहाँ लिखेंगे 15, सॉरी लिखेंगे 1500, 15,000 बीसी, 15,000 टू 10,000 बीसी। ये चला कौन सा आपका ऋग्वेदिक पीरियड। आप सोचो ऐसा लिखेंगे। अब इन्होंने इस काल में क्या लिखा, 4 वेद लिखा। डेटा तो इतना पुराना डालेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैं कहीं गया हूँ, अब मुझे पता है कि मैं गया हूँ 2020 में, और उसको मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर मैं किताबें कब लिख दिया 1750 में। कोई सोचेगा ये कैसी बात है भाई, आए हो तुम इस सन में, लिख रहे हो इस सन में, ये कैसी बात है। अब देखिए कि विडंबना, घालमेल। इसीलिए हमारे देश को कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, घालमेल। अगर किसी चीज का घालमेल हुआ तो घालमेल ही चलता है। अब इन लोगों ने क्या लिखा, लिखे ऋग्वेद, ऋग्वेदा। दूसरा लिखे यजुर्वेद, यजुर्वेद वेदा। फिर लिखते हैं सामवेदा, सामवेदा। फिर लिखते हैं अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। इस प्रकार के इनका 4 वेद लिखा गया। जब चारों वेद लिखे, चारों वेद का अपना अपना विचार दिए। इन्होंने इसमें क्या लिख दिया, क्योंकि भाई एक गॉड में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं, तो बोलते ईश्वर के लिए मैंने मंत्र लिखा। क्या लिखा, मंत्र लिख दिया। अब जैसे आजकल आप लोग पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, बहुत कुछ है। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, मंत्र लिखना शुरू कर दिया। मंत्र जब लिखे तो फिर बोले इस मंत्र को एक प्रोज बनाओ, एक पोट्री बनाओ। पोट्री जैसे लोग कवि लोग आते हैं कि कवि के माध्यम से, जिसमें सोरठा कितने होने चाहिए, छंद कितने होने चाहिए, गुरु मंत्र कितने होने चाहिए, लघु मंत्र कितने होने चाहिए, इन लोगों ने अपना लिखना शुरू किए, समझना शुरू किए। अब इन्होंने 2 बेसिक आधार बनाए, एक प्रोज और एक पोट्री। अब ये क्या है, प्रोज पोट्री क्या है भाई, ये गद्यांश के रूप में कहानी दर्शा दी है, कहानी लिख दी है कि अब कहानी के रूप में रामायण लिखा गया, कहानी के रूप में महाभारत लिखा गया, उसी में फिर एक गीता आ गया, कृष्ण आ गए, अर्जुन आ गए, ऐसे नए नए कैरेक्टर आना शुरू हो गए। और उसके बाद कोई ऐसा मंत्र पढ़ता और बाण पे से ध्यान लगाता, मार देता तो आदमी वहाँ मर जाता। ऐसे ऐसे इन लोगों ने बढ़िया कहानियाँ लिख दी। टीवी सीरियल में खूब दर्शाया गया। 90 के दशक में देखा दोस्तों, मैं भी देखता था, देख देख के ऐसा लगता वास्तव भगवान ऐसे ही है क्या। इतने पाखंडवाद फैला दिया गया, बच्चों को पूरा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया, इसलिए भारत आज पीछे है। उसके बाद इन्होंने यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद। अब बोले कि ये जो लिखा है ना प्रोज पोट्री, इसको क्या करो, संगीत की तरह गाओ। मंदिर में बैठो 4 घंटा और खूब चिल्ला चिल्ला के, ढोल मजीरा पीट पीट के बढ़िया फर्स्ट क्लास संगीत गाओ कि भाग हमारे जग जाएंगे, फलाने जी जब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चीजें शुरू हो गया यहाँ संगीत के माध्यम से। क्योंकि हकीकत है दोस्तों, आज के इस प्रेजेंट टाइम में इस देश का नागरिक होने के नाते अगर कभी भी किसी को अच्छा बात ना बता सको तो बुरा मत कहो। कहने मतलब अगर आप एजुकेशन पद्धति में अगर चेंज नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं लाओगे, तार्किक नहीं बनाओगे, तो आज भी जैसे युवा यूपीएससी, पीसीएस, नेट के एग्जाम सिर्फ देता रहेगा, बेरोजगार बन के घूमता रहेगा।
ये सब इन्हीं लोग का देन है। अगर आज ये चीज़ें तार्किक होता, लॉजिकली होता, साइंटिफिक होता, स्कूल से बच्चा पढ़ करके और वहाँ से अगर वो कारपेंटर ही सीखा होता तो कम से कम अपने जीने के लिए आधार बना लेता। आज मोबाइल बनाना सीखा होता तो मोबाइल ही सीखा, क्योंकि अब इतनी महंगी महंगी कोर्स से कौन बच्चा पढ़ पाएगा, कहाँ से सीख पाएगा। बहुत कुछ चीज़ें आज सोचना पड़ता है, हमारे लिए नहीं, बहुत से ऐसे हैं युवा, बहुत से युवा आजकल फांसी लगा के मर जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्या बोला जाए। तो सामवेदम क्या हुआ, अब संगीत गायन हो गया, लिख दिए, चलो ठीक है। अथर्ववेदम क्या हुआ, यहाँ लिख दिया गया जादू टोना दयंबर, नींबू काटो फलाने घर में फेंक दो, पत्ता लाओ, कोण जैसे आप केले का पत्ता लाओ, उसमें टीका लगाओ, एक कद्दू काटो, लाल कपड़े डालो, ले जा किसी घर के बाहर टांग दो, युद्ध शुरू हो जाए। ये ऐसी ऐसी विडम्बना ये लिखा गया दोस्तों। इससे हमारा देश बहुत तरक्की कर गया। तो मैजिक लिखा गया, मैजिक कैसे, जादू मारो, एक घर में दूसरे घर में फेंको नींबू काट काट के, ये आपका अथर्ववेद में आ गया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें थी। दूसरा हम बात करते इसमें, अब मन खराब हो जाता दोस्तों जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद दिमाग खराब होता है। कौन से कैसे कैसे लोग इस दुनिया में थे, आज भी देखिए। क्योंकि आदमी का दिमाग बहुत नाजुक होता है, ये जो न्यूरॉन सिस्टम होता है बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप जिस संगति में रहोगे वैसा इल्यूजन पैदा होने लग जाएगा। 10 दिन आप अघोड़ी के साथ बैठोगे तो आपको लगेगा महादेव दर्शन हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा आपको दृश्य दिखाएगा। और वही पता चले नास्तिक साथ बैठोगे तो साइंटिफिक बात करेगा, आपको लगेगा यार ईश्वर तो है नहीं, सब चीज़ें है नहीं, जब हम खाना बनाएंगे तभी तो खाएंगे। वो साइंटिफिक बात करता, तार्किक बात करता, जो जीवन का बेसिक आधार है। अगला बात करते हैं, ऋग्वेदिक हो गया दोस्तों का। फिर लिखते हैं लेटर। अब लेटर इनका है लेटर वैदिक पीरियड। अब इनमें क्या गया लेटर वैदिक पीरियड में, एक मिनट दोस्तों, पहले मैं इसको पूरा मिटाता हूं, एक मिनट। तो दोस्तों, तो वैदिक पीरियड में हमने बात किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब इन्होंने लिखा लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब इसमें देखिए एक और भी चीजें बेसिक कमजोर कर दिया। इन लोगों ने क्या लिखा दोस्तों, इन्होंने बना दिया वर्णा व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। अब वर्णा सिस्टम में क्या लिखा इन्होंने बनाया, एक को सबसे ऊपर लिख दिए, बना दिए। बताइए, यहाँ पर भारत में आए थे, बहुत से लोग भारत में आए, यहाँ भारत के होके रह गए, कभी पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं फैलाए। अब इनका देखिए, इन्होंने क्या बना दिया, एक तरफ लिखते ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, फिर लिखते क्षत्रिय, फिर लिखते वैश्य, फिर शूद्र। ये बेसिक इनका 4 कॉन्सेप्ट बना। अब इससे देखिए क्या हुआ, यही जो है देश को नासूर बनाया दोस्तों। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं इन लोगों ने ही देश को नासूर बनाया। कैसे, आप 4 भाई हो, भी प्रैक्टिकल सोचो, 4 भाई हो, आपका जमीन हो या आपका कोई पटीदार दूसरा हो, बड़ा भाई बोल दे भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये छोटा वाला जाके लड़ाई करेगा, ये छतरी का इसको दिया आधार, ये लड़ेगा। एक बोला भाई जो व्यापार कर रहा वो नहीं लड़ेगा, शूद्र तो कहेगा भाई मुझे सिखाया नहीं, मैं क्यों लड़ूं। अब बताइए, आपके घर पे कोई आक्रमण कर दिया, ये तो लड़ाई नहीं करेगा, कहेगा भाई मैं तो ज्ञान बांटता हूं, मैं कहा मैंने कभी लड़ाई किया नहीं। वैश्य बोलेगा मैं भी नहीं, ये भी बोलेगा। 4 भाइयों में से सिर्फ एक भाई जो है 10 लोग से लड़ेगा, तो क्या वो अपनी समाज को सुरक्षा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। इस व्यवस्था को ने ही पूरे देश को चौपट किया। अब आज यही व्यवस्था पूरी जातिगत रूप में जहर बन गया है, जो इस देश को चौपट कर रहा है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, टाइटल लगाना, रमेश सिंह शुक्ला, रमेश सिंह तिवारी, रमेश सिंह चौहान। अरे भैया, ये सबसे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। घर चलेगा आपको अर्निंग करने से, जातियां का टैग लगाने से कुछ नहीं होगा। टीका लगा, चंदन लगाने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, ये आपका इल्यूजन दिमाग का है। तो ब्राह्मणा क्या किया इन लोगों ने,
अच्छी बात है, इनका काम था ज्ञान देना, ज्ञान लेना। छत्री का काम था कि युद्ध करना, लड़ाई करना। बेचारा यही इतना पिटा कि आप सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी तक का उसकी जो बीवी थी जौहर करना पड़ गया। लेकिन और भी समाज के लोगों ने नहीं लड़ा। अगर और लोगों ने लड़ाई किया होता, हमारे देश की हालात ऐसे नहीं होता कि कोई कल के आता हमें गुलाम बनाता। गुलाम ऐसे बना है। इसीलिए कभी कोई व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था से पहले कुछ चीजें और सोच के बनाया जाए। व्यवस्था तो बनाए, लेकिन अब उसके बाद ये तो जो था ही, वैश्य जो भी था, शूद्र की जिंदगी क्या कर दिए, इसको बेचारे को न पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिए। इन लोगों ने क्या हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पढ़ सकते थे। सोचिए, इनके गुरुकुल में आज भी इनके जो गुरुकुल चलता है, कोई बोल दो मैं शूद्र हूँ, मुझे भी ज्ञान वेद पढ़ना ही पढ़ना, आपको एंट्री नहीं करने देंगे। पहले आपका गोत्र पूछेंगे, आपका जाति पूछेंगे, तब जाके आप एंट्री कराएंगे। ये आज भी इनकी सिस्टम में आप चले जाओ, अगर बैठा भी लेंगे ऊपर से दिखाने के लिए, अंदर से आपके वो खुंदस है। ये चीजें बोलना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति को तार्किक होना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका रोजी रोटी अपने मेहनत से मिलेगा, कोई देगा नहीं। तो इन लोगों की व्यवस्था में अगर आप फंसे रहोगे तो जिंदगी भर जाति का टैग लेके चलोगे। कभी भारत में जाति था ही नहीं। तो ये क्या, वो ब्राह्मण ज्ञान देना, तो क्षत्रिय ने ज्ञान लिया, वैश्य ले सकता, लेकिन शूद्र को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। जब एक समुदाय को तुम पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दोगे, तो ये समुदाय तो और पीछे हो जाएगा। आज वही समुदाय जो ओबीसी SC ST है, शूद्रा का ही पार्ट है, जिसके पास आप पता 80% उनकी आबादी है, और सबसे ज्यादा यही जो बेचारे बेरोजगारी का झंडा लेके घूमते हैं। तो और इनके समुदाय को देखिए, जो लोग कहेंगे गलत बोल रहा हूँ, गलत नहीं, सत्य है। ये व्यवस्था का ही देन है जो आजकल रिजर्वेशन, आरक्षण, या आरक्षण बना है जातिगत के आधार पे, ना कि वो गरीबी और अमीरी के बेस पे। तो इसीलिए, क्योंकि जाति का जिस दिन जातियां खत्म, उस दिन आरक्षण खत्म। तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था ने ही ये इन्होंने गढ़ दिया। तो ये आपका था ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। आपका जो अच्छा लगेगा वो कॉन्सेप्ट अपनाइएगा, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, बट मेरा यही कहने का मतलब था कि जब आप सही गलत दोनों पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी व्यवस्था थी भाई, कि 4 भाइयों में 3 पढ़ सकते, एक पढ़ाया नहीं जा सकता, एक लड़ाई करेंगे और 3 लड़ाई ही नहीं करेंगे, एक व्यापारी करेगा। ये कैसे चलता था? इसीलिए हमारे देश में एक गुलामी की प्रथा बनती चली गई। अंग्रेज तभी तो आके गुलाम बनाए कि देख रहे ब्राह्मण है, वो तो बेचारा अपना वेद पढ़ रहा, छत्री खाई लड़ने के लिए जाता था। वैसे बोलता भाई हमें दिन रात जो तराजू का पल्ले पकड़ के कभी यहाँ 100 ग्राम तोल रहा हूँ, कभी 250 ग्राम इधर कर रहा हूँ, बैलेंसे करता रहे। शूद्र बोलता मुझे भैया नाले साफ करने से टाइम नहीं है, गटर में घुस के वहाँ गंदगी निकालने से टाइम नहीं है, मैं कैसे तलवार उठाऊंगा। तो ये हमारे देश की अच्छी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, ये जो मैंने खुल के बात बोला है, कहा है, जो बेसिक चीज़ है, जो किताबों में लिखा है वही चीज़ है। और आगे अगर आप चीज़ें का पढ़ोगे, मनुस्मृति पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता गोरखपुर का जो एक्सप्रेस है वहाँ से किताबें लाइए और पढ़िए, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कि हम कहाँ फंसे हैं। मैं तो भाई इस पूरी व्यवस्था को नकारता हूँ, क्योंकि इसने ही देश को गुलाम बनाया, और आज भी यही देश में जातिगत व्यवस्था को प्रकट करता है। इसीलिए हमारा समुदाय ना इंटरकास्ट जातियाँ होती है, ना इंटरकास्ट में लोग बैठ के एक रोटी बेटी का संबंध कर सकते हैं। एकता की जब तक भावना नहीं आएगा, देश कभी मजबूत नहीं होगा। एक संविधान देश बनाया, संविधान बना जो सभी समुदाय के लिए फंडामेंटल राइट देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, उसका भी अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो देश बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। और लोग बोलेंगे चाइना को हम पीछे कर रहे हैं। भैया चाइना 12,000 कम से कम डॉलर कमा रहा है प्रति माह। भारत के कोई व्यक्ति को सर्वे कर लो कि 12,000 डॉलर कमा रहा हो, आप इनका रिपोर्ट जाके पढ़ के देखो, या तो 1200 रुपया तक नहीं कमा पा रहा होगा। ये हाल है, और कहेंगे हम चाइना को पीछे कर देंगे। चाइना आज देखिए बुद्ध को अपना लिए, तुम्हारे देश को, अपने ही देश की कल्चर को अपनाया, यहाँ की चीज़ों को पढ़ के, इत्सिंग, हैंसोंग, अल-बरूनी, ऐसे ऐसे महान लोग आके पढ़ के और पढ़ा के ऐसी ऐसी किताबें दिए। आज उन्हीं किताबों पे रिसर्च हो रहा है। आप जाके कहीं भी जाइए, आप दिल्ली के एडिटोरियल मेमोरियल में जाइए, पढ़िए, वहाँ देख के आइए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तब आपका दिमाग खुलेगा कि हम कहाँ जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाइना इसे अपने आप को डेवलप नहीं किया। जापान जो हर दिन
पैसिफिक ओशन जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, आप सोचिए वह हमेशा भूकंप आता है, हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता है, लेकिन वो पता चला इधर ज्वालामुखी आया नहीं, भूकंप आया नहीं, तुरंत अगले दिन अपने आप को सेटल कर लेता है। अब भारत में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो 100 साल पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी तर्कवाद नहीं बनाया, ना साइंटिफिक सिखाना। स्कूल में अगर आज बच्चों को, हम जैसे लोगों को आज जो इस एज में आके ये टीचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है, नहीं करेंगे तो 2 रोटी कहाँ से मिलेगा दोस्तों। और टीचिंग का मतलब होना चाहिए पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देश में कोई भी एजुकेशन दो तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का बिका हूँ, ये ऐसे वैसी बात नहीं कर, जो सही है सही बोलो, जो गलत है गलत बोलो। और इस तरीके का जब पढ़ते हैं ना दोस्तों, अंदर की आवाज़ बाहर आ जाती है कि कैसे हम अपने लिए नहीं कह रहे, सभी समुदाय के लिए बोलते हैं कि ये सभी के लिए भला होना चाहिए। जिस दिन ये पूरी व्यवस्था खत्म, उस दिन सभी चीज़ खत्म, सब लोग बराबर इक्वालिटी हो जाओगे। अब कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई किसी से जातिगत ऐसा नहीं, फलानी जाति का शादी ना करो, इस जाति का है तो रोटी बेटी ना करो, सब करो, तभी देश का तरक्की होगा। तो एजुकेशन, इसका पढ़ने का मेन मकसद ये नहीं था एग्ज़ाम पास करना, इसका बेसिक मेन मकसद होना चाहिए आप अपने जीवन में आत्मसात करो, इसको अपनाओ, एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।